हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जिंदाबाद। एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ये टॉपर वैकेशन कैंप 55 चल रहा था और इसमें मैं अभी तक सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक 1 बाय 1 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूँ। सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स विद पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो नया चैप्टर है हमारा, क्या, जिसका नेम है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल रहता है बोर्ड एग्जाम्स में। इस चैप्टर से एक्चुअली क्या होता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी कई सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसी चैप्टर से उठा लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर का अपने आप में एक बड़ा रोल होता है और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम शुरू करते हैं आपके नए चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। और इसमें सबसे पहले हम क्या समझते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला आज हम क्या क्या कवर करेंगे वो चीज़ें बता देता हूं। इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल क्या होता है, यानी कि ट्राइंगल। जो इस वर्ड को सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कुछ चीज़ें नहीं है, ये बहुत सिंपल सा है, स्टेटमेंट है एक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टी रेशियोज, ये हमारा कल नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा बाकी का। आज ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। पूरा क्या पढ़ना है, तो बेटा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि ट्रिग्नो का टेबल पढ़ना है आपको। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 और 90 दोनों ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। 180 भी और 90 भी दोनों पढ़ाऊंगा बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं लास्ट लेक्चर में मैं वो आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए, इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आप देखो तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों होता है, इस चैप्टर की डिस्कवरी क्यों हुई, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। तो सबसे सिंपल सी बात है सर, जब भी हम इस तरीके की कहीं चीज़ों को विजिट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो ऐसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसका हाइट क्या होगा। क्लियर है ना, ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी। ये चैप्टर क्या क्या बताएगा हमें, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। सपोज ये एक पॉइंट है, ये ट्री का पॉइंट है और ये एक स्टूडेंट है, यानी कि कोई बॉय है, आप जैसा एक लड़का खड़ा हुआ है और ये इसके टॉप को विजिट कर रहा है, यानी कि देख रहा है। देख रहा है तो इसने आइडिया लगाया कि सर इसका यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट पड़ी। कैसे पड़ी, तो मैंने ये जो सीन है एक्चुअल में एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन बना के इधर दिखा दिया है और ये एक ट्राइंगल बन गया और यहाँ पर जो होगा वो 90 डिग्री ट्राइंगल होगा और ये ट्राइंगल बन गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक्चुअल में इस तरीके के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है अप टू क्लास 10th लेवल। क्लियर है बेटा, केवल यही चीजें नहीं, आपका रोड बन रहा है, उस रोड को जब हम टर्न बना रहे हैं तो उस जगह पर टर्निंग पॉइंट पर कितना रोड को इतना हाई करना है, थोड़ा सा हाइट देना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। इन सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बेटा। आपने देखा होगा ना, कोई भी टर्न है रोड पर, वो ऑलवेज इस तरीके से अगर टर्न है तो बेटा इस जगह पर जो है वो थोड़ा सा ऐसे रहेगा, मतलब एकदम ऐसे सपाट नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे रहता है। उसका रीजन क्या है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। और आप जब टर्न लेते हो तो आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा आप ऐसे बेंड होकर के ही किसी भी टर्न पर आप अपने व्हीकल को निकाल पाते हो। तो ये चीजें बेटा ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ये डिसाइड हो पाता है कि कितना एंगल देने पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, कितनी स्पीड इस टर्न पर हो सकती है, वो सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ पर जो एंगल होता है जहां पर लड़का खड़ा हुआ है, इसको बोला गया है थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो सबसे जरूरी चीज है हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। और राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन समझ लीजिए। ए ट्राइंगल इन विच एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में, या फिर ऐसे समझिए, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का एंगल दिया गया है।
तो जब वो 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसका नेम चेंज होकर के क्या बन जाएगा बेटा, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इज नॉन एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट आपको समझ में आ चुकी होगी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। दूसरा पॉइंट है कि द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेनस, इट इज लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल। जो भी 90 डिग्री एंगल होगा, जैसे मैंने यहां पर ये 90 डिग्री बना के दिखाया है, ये 90 डिग्री बना के दिखाया है, ये भी 90 डिग्री बना के दिखाया है, ये सारे 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को आप ऑब्जर्व करिए। इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है। क्या ये तीनों ही ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड इसके सामने आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका नेम होता है बेटा हाइपोटेनस। बहुत जरूरी चीजें हैं ये, हाइपोटेनस होता है और ये ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जस्ट सामने, जस्ट सामने, जस्ट सामने। क्लियर है? फिर सर ये तीसरा पॉइंट क्या होगा, द साइड अपोजिट टू गिवन वन एक्यूट एंगल इज द परपेंडिकुलर। अब मैंने ये एंगल आपको दिया था और ये एंगल जो दिया था तो एक एक्यूट एंगल भी दिया है मैंने यहाँ पर, अपोजिट एंगल यहाँ पर है। तो इस एंगल के, या फिर मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि इसके 90 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेटा बेस। मतलब दो साइड हो गई हमारे पास। एक चीज देख लीजिए, जिस पर ट्राइंगल एक्चुअली बना हुआ है उसको बेस बोल देते हैं। अब आप ये देखिए, जरूरी नहीं है ये कभी परपेंडिकुलर है तो ये कभी बेस भी बन सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या बोला है, द साइड अपोजिट टू द गिवन वन एक्यूट एंगल। कोई भी इनमें एक वन एक्यूट एंगल है, एक्यूट तो एक्चुअली ये दोनों ही होंगे कि अगर ये 90 का है तो, क्योंकि सम तो 180 से ज्यादा हो नहीं सकता ट्राइंगल के एंगल्स का। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर बनता है और एक आपका बेस बनता है। वो कब कब कैसे डिसाइड करेंगे वो एंगल बताएगा। अगर आप इस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो बेटा फिर ये आपका बेस होगा और इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो बेटा आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मतलब जिस एंगल पर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो उस एंगल के जस्ट बगल वाली साइड एक बेटा बेस होगी, उसके जस्ट सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर होगी, और उसके एक और बगल में जो लॉन्गेस्ट होती है वो हाइपोटेनस। कैसे पता करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर देखिए, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो इसके जस्ट बगल में ये बेस होगा, इसके जस्ट बगल में बेस था, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने ये वाला ये परपेंडिकुलर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके सामने ये आ रहा है परपेंडिकुलर, इसके जस्ट बगल में ये बेस। तो अब आप समझ गए होंगे अल्टीमेट के सर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा ये एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। क्लियर? अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए नोट करने वाली चीजें क्या है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, द रेस्ट थर्ड साइड इज बेस। तो उसने इस तरीके से बताया कि थर्ड साइड बेस है, बट मैं आपको यह बता चुका हूं जिस एंगल पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे उस एंगल के जस्ट बगल वाली साइड जो है वो बेटा बेस होती है, यानी कि उसको एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज बेस बोलते हैं। नोट करने वाली बात क्या है, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, फर्स्ट पॉइंट है साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज हाइपोटेनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोटेनस को आपको यूज करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या, साइड अपोजिट टू द कंसीडर एंगल इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी आपको समझना है, मैं बता चुका हूं। जो एंगल आप जिस एंगल पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसके अपोजिट वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर होगा। थर्ड है आपका साइड विच इज लेफ्ट इज द बेस। मैं आपको जो बताया हूं वो ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना, जहां भी एंगल थीटा आपको दिया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये चीजें बहुत जरूरी भी हैं, आपको नोट करके रखना है। टॉपिक में आगे बताया बेटा कि सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल एक्चुअली क्या होता है कि हम ये थीटा एंगल बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थीटा क्या होता है ना, एंगल क्या होता है। तो थोड़ा सा एंगल का इंट्रोडक्शन देता हूं। एक्चुअली ये आपका सिलेबस का पार्ट, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें बेसिक सी चीजें इसके बारे में पढ़नी है। क्लियर है? देखिए, एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू रे। यूनियन मतलब ज्वाइनिंग ऑफ टू रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट। इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ अ रे। मतलब मेरे पास एक रे ये है बेटा, और इसके साथ इसी एक रे का रोटेशन मैंने किया, तो ये जो बीच में फॉर्मेशन हो रहा है बेटा दैट इज कॉल्ड थीटा, और यही मेरा क्या होता है बेटा, यही एंगल होता है। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं एंगल। इनिशियल साइड ये होती है, तो ये जो इनिशियल साइड है अगर इससे मैं इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा बेटा तो पॉजिटिव एंगल मिलता है। बट अगर मैं इस इनिशियल रे से मैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज था बेटा, ये क्लॉकवाइज है, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बेटा फिर ये जो रे बनाएगी इसके साथ एंगल, ये जो एंगल है, एंगल तो इसको भी बोलेंगे, ये ध्यान रखना,
बट इस बार जो है वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर आनी चाहिए समझ में कि पॉजिटिव एंगल कब होगा, नेगेटिव एंगल कब होगा। तो एंगल तो आपको समझ में आ गया कि बेटा अगर आपको रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो कैसा एंगल हो जाएगा बेटा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। क्लॉकवाइज जैसे होता है ना, और अगर वो बेटा आपका काउंटर क्लॉकवाइज है उस केस में जो एंगल है आपका वो कैसा हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। ये चीजें बहुत इजी थी, आपको समझ में आ चुकी होंगी। मैं आगे बढ़ता हूं कि एक और डेफिनेशन एंगल के बारे में क्या बताया है, डिग्री एंड रोटेशन, सॉरी डिग्री एंड रेडियन। रेडियन क्या होता है, तो आपने एक वर्ड सुना था पाई, पाई आपने सभी ने सुना था, पाई क्या होता है। और पाई के बारे में आप जब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं तब आप पाई के बारे में बात करते हैं। आ रहा है ना समझ में? एक मिनट, ब्लर हो रहा है बेटा, ब्लर हो रहा है क्या? चलिए अब ब्लर नहीं हो रहा होगा, देख लीजिए जरा, अभी ब्लर नहीं हो रहा होगा, क्लियर आ रहा है समझ में? ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम सर्कल के बारे में बता रहे थे, और आप पाई यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। एक्चुअल में मैं उस पाई की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं किस पाई की बात कर रहा हूँ, मैं ये पाई की बात कर रहा हूँ जो रेडियन के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है बेटा, पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है उसको आपको लर्न कर लेना है, 180 डिग्री होता है, बस इतना आप लर्न करके रखिए, बहुत है आपके लिए। पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, बस इतना ही माइंड में सेट करके रखिए। बाकी ये सारे एंगल्स के बारे में दिया हुआ है, एंगल क्या होता है बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है आपको। आगे बढ़ जाएं। अब है आपका इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ सिखाएगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। मतलब ये हुआ बेटा, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तीनों साइड्स का आपस में रेशियो निकालना, मुझे कितने टाइम्स निकाल सकता हूं। आपस में अगर रेशियो की बात करो तो बेटा मेरे पास 3 साइड है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है, यही तो है मेरे पास। तो मैं इन तीनों साइड को किस तरीके से एक दूसरे का रेशियो निकाल के दिखा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास 3 साइड है, ध्यान से समझ लेना तीनों को। एक है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का रेशियो मैंने किसके साथ निकाला बेटा, हाइपोटेनस के साथ, एक रेशियो मिल गया। दूसरा बेटा मेरे पास बेस है, तो बेस का रेशियो किसके साथ निकाला, हाइपोटेनस के साथ, 2 रेशियो मिल गए। फिर बेटा परपेंडिकुलर का बेस के साथ निकाला, 3 रेशियो मिल गए। क्या इससे ज्यादा कोई भी रेशियो मुझे आप बता सकते हो? इन 3 रेशियो से ज्यादा मुझे कोई रेशियो बता सकते हो? और फिर मैंने इन्हीं तीनों रेशियो को बेटा रिवर्स कर दिया, वो भी 3 मिल जाएंगे। तो टोटल इन 3 साइड को यूज करके मैं 6 रेशियो बना सकता हूं। और ये रेशियो मैंने कैसे लर्न किया सर, पी बी पी अपॉन एच एच बी कैसे लिख दिया? तो बेटा इसका मतलब है पाकिस्तान, इसका मतलब है भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा, पी का मतलब प्यासा, और यहां पे लिखा है बेटा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। चीजें क्लियर हो पा रही हैं? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? ये रेशियो आपको कितने मिल गए, 6 रेशियो मिल गए। अब उन्हीं 6 रेशियो को मैं यहां पर देखिए इंप्लीमेंट करता हूं, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने देखा कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा की जब बात की गई बेटा तो रिटन एज साइन थीटा, फिर से समझिएगा। साइन थीटा, अब साइन थीटा का रेशियो कैसे मिलेंगे? तो जो फर्स्ट रेशियो था बेटा, फर्स्ट रेशियो था वो साइन का ही था। सेकंड जो रेशियो था बेटा वो कॉस का था, और जो थर्ड रेशियो था बेटा वो टेन का था। तीनों रेशियो मेरे को मिल जाएंगे। अब 3 रेशियो मेरे को मिलेंगे, तो पहला रेशियो मैंने लिखा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो पी अपॉन एच। और ये जो रेशियो था बेटा साइन, इसका मतलब साइन का वैल्यू मुझे मिल गया। बट ये किस केस में मिला, अब ध्यान से समझना, मैं थीटा किसको बोलना चाहता हूं, तो यहां पर बेटा ये एंगल मैंने थीटा यूज किया है। इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बेटा देख लीजिए पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस क्या है बेटा, पी आर है। तो पहला रेशियो बन गया। अब दूसरा रेशियो कैसे मिलेगा, इसी का
कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के लिए दूसरा रेशियो यहाँ पे लिखा है। देखो इनका कंप्लीट नेम होता है SINE, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ये इनके कंप्लीट नेम होते हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो, पूछे तो नहीं जाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा जब कोसाइन का मैंने निकाला बेटा, तो ये देखिए B/H होता है, बेस क्या है QR है, तो QR लिख दिया मैंने, अपॉन हाइपोटेनस PR है, बेटा PR लिख दिया। इसका मतलब सेकंड रेशियो भी मेरा मिल गया। अब थर्ड रेशियो मैंने 10 का बताया था, तो देखो टेंजेंट ऑफ थीटा का मतलब टेन थीटा लिखा जाता है, यहाँ कॉस थीटा लिखा था, वहाँ साइन थीटा लिखा था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P/B, परपेंडिकुलर PQ हो गया एंड बेस आपका QR हो गया। ये 3 रेशियो बन गए बेटा, यही 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 रेशियो ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी का करना क्या है, बाकी का ये करना है सर, साइन का जो भी आपका रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं सर कोसेकेंट। क्या बोलते हैं? कोसेकेंट, कोसेकेंट। कैसे निकाला सर? तो इसका आप चेक करिए जरा, इसका ये अपोजिट हो रहा है कि नहीं। PR को ऊपर ले जाया गया, PQ को नीचे लाया गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो मैंने क्या बताया था, इनको मैं ऐसे उल्टा अगर करूंगा, अगर मैं यहां से मेजर करूंगा तो ये कोसाइन का बनेगा बेटा, ये किसका बनेगा, कॉट उसका सेक का बन जाएगा, ये सेक का बन जाएगा और ये बेटा कॉट का बन जाएगा। तो ये तीनों के अपोजिट रेशियो होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसका मैंने समझ में आई है, साइन का तो हो गया, कोसेक हो गया सर, यानी कि कोसेकेंट बोल देते हैं उसको। कोसाइन का क्या होगा सर? तो कोसाइन का चेक करो, क्या ये जस्ट अपोजिट किया गया है कि नहीं किया गया। PR ऊपर आ गया, QR नीचे आ गया। ये सर जो है वो सिकेंट इसको बोला जाता है, और ये कोस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर बेटा मेरे पास बच गया 10, 10 का भी आप चेक कर सकते हो सर, कोटेंजेंट इसका भी रेसिप्रोकल होता है। मतलब इन रेसिप्रोकल्स को मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि एक दूसरे के कैसे रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। अभी मैं ये मानता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज का ये पता चल गया कि P/B क्या होता है, P/B क्या होता है, एंड P/H क्या होता है, B/H क्या होता है, किस किस के रेशियो होते हैं और किस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो ये मैंने थीटा बोला तो इसीलिए थीटा से निकाला। अगर बेटा मैं इसको बोल देता, ये बीटा एंगल है, सपोज करिए ये बीटा एंगल है मेरा, ठीक है। अगर मैं इस पर सारी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो फिर परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, बेस मेरा ये होगा और हाइपोटेनस मेरा ये होगा। तीनों चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। फिर आपको परपेंडिकुलर ये लिखना है, बेस नहीं लिखना है। ये चेंज समझ में आ रहा है? आगे बात करता हूं। और अब यहां पर देखिए कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या लर्न रखने हैं। द सिंबल साइन ए इज यूज्ड इन द एब्रिविएशन ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। मतलब साइन ऑफ एंगल ए, साइन क्या है सर? बताया था अभी, रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर साइन ए का मतलब ऐसा नहीं हो सकता साइन और ए का दोनों का मल्टीप्लाई है। वही चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। प्रोडक्ट क्यों नहीं है? प्रोडक्ट क्यों नहीं है? एक एग्जांपल आपको बहुत इजी देता हूं। ये जो साइन है वो एक्चुअली में है क्या, पहले ये समझिए। ये एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर एक मशीन की तरह काम करता है। यानी कि इसके अंदर कुछ भी हम डालेंगे तो ये एक आउटपुट निकाल के देगा। इसके अंदर इनपुट आएगा और आउटपुट देगा। जैसे आपकी बॉडी के बारे में बात करता हूं, एक बॉडी आपका एक फंक्शन है। इसके अंदर आप जिस तरीके का मटेरियल आप इनटेक करोगे उसी तरीके का आपका आउटपुट जाएगा। मतलब आप एनर्जेटिक चीजें लेंगे तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, एनर्जीफुल रहेगी और अच्छा वर्क करेगी, आसानी से नहीं थकेगी। और अगर आप इसी जगह पर डेली फास्ट फूड वगैरह एंड पाम ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो तो आपकी बॉडी का जो आउटपुट होगा वो एकदम बहुत ज्यादा फैटी बॉडी हो जाएगी। बॉडी एकदम हेल्दी नहीं रहेगी। एक्टिविटी करने के टाइम पर आप जल्दी थक जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और आजकल आप वही कर रहे हो। आजकल आप वही कर रहे हो। सारे बच्चे जाकर के जाते हैं मार्केट में, क्या करेंगे? फास्ट फूड पहले, सर समोसा खाना है, बेड़ी खाना है, कचौड़ी खाना है ना, डोसा खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है। ये सारी चीजें पाम ऑयल में, पाम ऑयल जानते हैं क्या होता है? जो पाम ऑयल होता है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है वो। उससे बहुत सारी डिसीज आपके अंदर जनरेट हो जाती हैं। तो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इन चीजों को छोड़ दीजिए, और अगर अच्छा स्वस्थ रहना है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वच्छ विचारों का आवागमन होता है। जब आपके अच्छे विचार होंगे, यानी कि अच्छा शरीर होगा, तभी अच्छे विचार आपके अंदर से निकलेंगे, अच्छे काम करने की क्षमताएं आपके अंदर आएंगी।
तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो साइन है वहां पर एक फंक्शन है। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपकी बॉडी के लिए। जैसे आप अपने व्हीकल का एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, व्हीकल एक फंक्शन है, उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे तो चलेगा, डीजल डालेंगे तो चलेगा, और क्या वाटर डालेंगे तो चलेगा क्या? वो स्पेसिफिक किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो इस तरीके से वो पेट्रोल और व्हीकल का प्रोडक्ट नहीं है। एक्चुअली व्हीकल का जो इंजन है वो पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है और उसका आउटपुट निकाल के दे रहा है कि बेटा किलोमीटर आप इतना डिस्टेंस कवर कर लीजिए इतने पेट्रोल में। इसी तरीके से साइन एक फंक्शन है, एक मशीन है, इसके अंदर हम कुछ एंगल डालते हैं और जैसे ही मैंने कुछ एंगल इसके अंदर डाला, इसका मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है। आया समझ में? अब दिक्कत नहीं हो पा रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसके बारे में। तो सेपरेट फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, यानी कि साइन को अगर ए से सेपरेट कर दिया तो साइन अभी अपने आप में, और ए अगर मैंने अलग किया तो इन दोनों का आपस में कोई अभी मीनिंग नहीं है। एंगल केवल अपनी वैल्यू बताएगा, साइन केवल रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा पर वैल्यू नहीं आएगी। आगे अगर बात करूं, दिस इंटरप्रिटेशन फॉलो फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आल्सो, ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एप्लीकेबल होता है कि cos a tan a sec a cosec a tan a cot a, सारे रेशियोज में यही रूल फॉलो होता है। चलिए आगे बात करें तो ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड नो यूनिट। यूनिट नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। कैसे नहीं होता है वो बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूनिट नहीं मिलेगा क्योंकि सपोज करिए परपेंडिकुलर भी कोई साइड था और हाइपोटेनिस भी कोई साइड है, दोनों का वैल्यू मैंने देखा, सपोज ये 3 है और ये आपका 5 है, तो क्या 3/5 का कोई यूनिट मिलेगा? ये तो एक रियल नंबर निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? रियल नंबर। कोई भी यूनिट नहीं होगा इसका, रियल नंबर होगा, सिंपल है। ये चीज समझ में आ गई है। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन द साइड ऑफ द एंगल। मतलब ये बोला डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बेटा एंगल पे डिपेंड करती है, साइड की वैल्यू क्या होने वाली है डजेंट मैटर। अब यहां ध्यान से देखिए, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके का बनाया जिसमें ये एंगल 30 डिग्री है, और फिर मैंने एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है। तो बेटा एंगल पे ही तो डिपेंड करेगा, साइड कुछ भी है एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, किसी की घटती है किसी की बढ़ती है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों चीजें होती हैं, बताएंगे बाद में। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। अगर एंगल सेम है तो साइड की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे इतना बड़ा ट्राइंगल बना लीजिए, अगर एंगल 60 डिग्री है तो वैल्यू जो यहां पर आ रही थी वही वैल्यू यहां पर आएगी। क्लियर समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और अब आपको बेसिक से क्वेश्चन कराने की बात करता हूं। पहले मैं आपको एक रिवाइज कराता हूं बेटा हल्का सा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, और फिर बताया था हिंदुस्तान हरा भरा। ये 3 रेशियो मैंने आपको लर्न करने का प्रोसेस बता दिया है। पहला रेशियो बेटा होता है किसका? पहला रेशियो होता है सर साइन का, दूसरा रेशियो होता है कॉस, और तीसरा रेशियो होता है टेन। ऊपर से अगर ऐसे देखेंगे तो अगर मैंने इसको ऐसे देख लिया बेटा तो ये बन जाता है कोसेक का, यानी कि साइन का अपोजिट। ये अगर मैंने ऐसे देख लिया बेटा तो ये बन जाता है सेक का रेशियो, और अगर मैंने इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो ये बन जाता है बेटा कॉट का रेशियो। तो मुझे ये जो 6 रेशियो है इनको लर्न करने का प्रोसेस समझ में आ गया, और बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। आगे बढ़ूं मैं, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं सर तो मुझे बोला गया है कि साइन ए का वैल्यू 1/2 है, और एक्चुअल में साइन ए भी लिखना पड़ेगा बेटा ध्यान से। साइन ए का वैल्यू 1/2 है। सर वैसे साइन ए का वैल्यू क्या होता है? हमने जो रेशियो लर्न किया है वो रेशियो सर P/H होता है। तो सर क्या ये 1/2 P/H के इक्वल नहीं है? P/H के इक्वल है कि नहीं? तो सर P/H के इक्वल होगी तो P का वैल्यू 1 हो गया, H का वैल्यू 2 हो गया। तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा, जिसके अंदर इस तरीके से साइड्स आपको गिवन है। मतलब सर मेरा परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है। तो ये मेरा कितना निकल करके आएगा जरा आप बताइए। आपसे कॉट ए का वैल्यू पूछा है ना, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होता है पहले तो आप मुझे बता दीजिए। सर कॉट ए का वही रेशियो तो मुझे वही चाहिए, परपेंडिकुलर भी वही रहेगा, बेस भी वही रहेगा, हाइपोटेनस भी वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो सर कॉट की बात करूं तो B/P होता है, B/P होता है। सर P तो मुझे पता है बट B नहीं पता है, और ये एंगल थीटा है, यानी कि A है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है। तो सर मुझे ये हाइपोटेनस भी पता है
बट बेस नहीं पता है। बेस कैसे निकालेंगे? तो सर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। पी यानी वन, वन का स्क्वायर वन हो गया। बेस यानी कि मुझे नहीं पता है, ये मुझे फाइंड करना है। हाइपोटेनस यानी टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर होता है। वन उधर जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस वन, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है सर थ्री। तो बी का वैल्यू कितना आएगा सर? रूट थ्री आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया। इसका मतलब सर ये कितना है? रूट थ्री है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम यूज किया सर मैंने। इसके बाद क्या करेंगे सर? यहां पर बेस का वैल्यू रूट थ्री है और परपेंडिकुलर का वैल्यू वन है। तो एक्चुअल में मुझे पता चला कि कॉट ए का वैल्यू रूट थ्री निकल करके आ रहा है सर। अब मुझे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में ही मुझे दिख गया सर कि ए का वैल्यू रूट थ्री है, यानी कि कॉट ए का वैल्यू रूट थ्री है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ cos a इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ tan a। फिर से वही देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको हर टाइम लर्न रहना चाहिए। साइन कॉस टेन, टेन चाहिए मुझे, कॉस मुझे पता है, तो कॉस का वैल्यू मुझे पता है। कॉस ए इक्वल टू कितना है? फोर अपॉन फाइव है। एक्चुअल में ये किसके इक्वल होता है? तो ये होता है सर साइन का, ये होता है सर कॉस का, ये होता है टेन का। तो सर बी अपॉन एच लिख सकता हूं मैं इसको। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं सर। इसका मतलब मेरे पास एक ट्राइंगल होगा और उस ट्राइंगल के अंदर मुझे किन चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है? तो सर मुझे पता है ये तो राइट एंगल होगा, मुझे पता है एंगल ए, ये वाला एंगल ए है। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है? मेरा फोर है। इसका मतलब सर मुझे बेस के बारे में पता है, फोर है। हाइपोटेनस कितना है? सर हाइपोटेनस मेरा कितना है? आपका फाइव है। तो मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एक पाइथागोरन ट्रिपलेट मुझे लर्न है, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि जो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा थ्री होगा। नहीं तो आप निकाल सकते हैं फाइव का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, पी का स्क्वायर यानी मुझे निकालना है। ये आ गया बेटा मेरा 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद। सबको ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज चल रही है। अब मुझे से क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? टेन ए का वैल्यू पूछा है, तो मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टेन ए का रेशियो क्या होता है। तो सर पी अपॉन बी होता है। तो पी अपॉन बी होता है तो पी का वैल्यू क्या है? सर पी का वैल्यू तो थ्री है और बी का वैल्यू कितना है? फोर है। तो थ्री अपॉन फोर इज योर आंसर। थ्री अपॉन फोर यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। चेक अनदर क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बोलता हूं। इस क्वेश्चन में बोला है बेटा कि फोर टेन थीटा इक्वल टू थ्री है, तो मुझे टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये जो फोर यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा तो बन गया थ्री अपॉन फोर। इसका मतलब टेन थीटा का रेशियो मैंने अभी अभी बताया है क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। टेन का मतलब पी अपॉन बी होता है सर, मैंने लिखा पी अपॉन बी। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पी अपॉन बी लिख दिया। तो पी अपॉन बी का मतलब है पी का वैल्यू थ्री है, बी का वैल्यू फोर है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे किसका वैल्यू चाहिए? तो हाइपोटेनस तो चाहिए मुझे भी। तो पी मुझे पता चल गया कितना है? थ्री है। और बी मुझे पता चल गया कितना है? फोर है। एंगल ये मुझे पता है थीटा है। मुझे हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए। एक्चुअली पाइथागोरन ट्रिपलेट अभी अभी मैंने बताया थ्री फोर फाइव का, तो थ्री फोर फाइव ये ट्रिपलेट होता है। आप वापस उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में बेटा? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है? तो मुझे साइन की वैल्यू चाहिए पहले। तो मैं क्या करता हूं, पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल देता हूं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? आपको पता है पी अपॉन एच होता है। पी का वैल्यू सर थ्री है, एच का वैल्यू फाइव है। तो ये मुझे मिल गया साइन थीटा का वैल्यू। इसी तरीके से मैं कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल देता हूं, क्योंकि सर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। बी कितना बेटा? फोर अपॉन फाइव हो जाएगा। तो आंसर मेरा फोर अपॉन फाइव है। फिलहाल के लिए चीजें ये समझ में आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है? ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। तो देखिए अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्या करना है? फोर साइन थीटा की जगह पर क्या लिखना है? इंटू थ्री अपॉन फाइव। ये साइन थीटा की जगह पे लिख दिया, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। कॉस थीटा की वैल्यू फोर अपॉन फाइव, ये ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे वाला ब्रैकेट देखिए,
4 साइन थीटा यानी कि 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 3/5, फिर से नीचे प्लस का साइन है और कॉस थीटा है यानी कि 4/5। अब दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे ही ऊपर वाला सॉल्व किया तो 12/5 आ गया, तो 12/5 तो ये आ गया, इसमें से माइनस करना था 4/5। नीचे क्या आएगा, ये भी 12/5 आ गया और इसमें प्लस करना है बेटा 4/5। पहले वाले आंसर को देखिए, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। नीचे वाले को अगर करोगे, सॉरी ऊपर वाला माइनस था तो माइनस करेंगे कितना, 12 माइनस 4 8/5 हो गया। नीचे वाला क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, नीचे वाला कितना 16/5, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 8/16 बच गया मेरे पास, और 8/16 को कैंसिल किया तो आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा सॉल्व होने के बाद 1/2 आएगा। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरीके का है, मतलब इनमें से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूं। तो 3 कॉस थीटा का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 4 है। तो मेरे पास कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू 4/3 आ गया। जैसे ही मुझे पता चला तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, b/h होती है। अब मैं बार बार नहीं लिखना चाहूंगा बेटा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि b/h होती है। b का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू 3 है। b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू, सॉरी, कॉस थीटा क्या होता है, b/h, 3 कॉस थीटा इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू b/h हो गया, यहां तक क्लियर है। अब मुझे साइन और कॉस के बारे में चाहिए, तो साइन और कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ये चीजें समझ लीजिए। ये राइट एंगल हो गया, इसको मैंने थीटा बोल दिया। तो मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू पता है, यानी कि b/h पता है। b का वैल्यू कितना है, 4 है। h का वैल्यू कितना है, 3 है। और आपका और क्या पता है बेटा, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। एक चीज पहले तो ये समझ लीजिए कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा, एक्चुअल में वो हाइपोटेनस होती है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, यहां पर ये 5 होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ये 3 की जगह पर क्या होगा, 5 होगा, 3 की जगह पर 5 होगा, 3 की जगह पर 5 होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, क्वेश्चन में फॉल्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो यहां पर हाइपोटेनस 3 हो गया, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है, और ये बेस हो रहा है, और बेस का वैल्यू हाइपोटेनस से बड़ा कैसे हो सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, इसको 5 कर दीजिए जरा, इसको 5 करके सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा। 5 करके अगर इसको सॉल्व किया, तो 5 करके अगर बेटा मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। तो पहले मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल देता हूं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है, p/h होता है, यानी कि 3/5 हो जाएगा। उसके बाद मैं कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल देता हूं, क्योंकि वो भी मुझे यूज करना है, वो b/h होता है। तो मुझे ऑलरेडी वो पता है, वैसे तो कितना है, 4/5 है। मैं वैल्यूज पुट करता हूं अभी क्वेश्चन के अंदर और आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5 है, बीच में माइनस का साइन है। 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है। नीचे देखेंगे बेटा, 5 साइन थीटा यानी वापस वही है 3/5, माइनस यानी इस बार प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 को रिप्लेस 5 से किया गया, ध्यान रखना। तो 5 इंटू 4/5, यहां भी ये 5 हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब हम सॉल्व करते हैं और आंसर को एक बार देखते हैं कितना आ रहा है। ये ऊपर वाला 3 आ गया, और देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, -4 आ गया। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होकर के 3 प्लस कितना आ गया बेटा, ये 4 आ गया। इसका मतलब -1/7 आ रहा है। ऐसा तो हमारे ऑप्शन में कोई भी गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक बार उसी को कंसिडर करके हम सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा, उसी को करके कंसिडर करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। हालांकि वो पॉसिबल तो नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं, क्या उसी से आंसर इसका दिया जा रहा है। बेस 4 है, हाइपोटेनस कितना है बेटा, 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा। तो देखिए 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस बेस का स्क्वायर 16 हो गया, इक्वल टू पी का स्क्वायर। लेकिन इससे तो ये वैल्यू नहीं निकल के आएगी, इससे तो ये वैल्यू ही नहीं निकल के आएगी। तो इस क्वेश्चन में बेटा फॉल्ट है। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझ लीजिएगा, एक फॉल्ट है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं वो गलत है। 5 वैल्यू करके आप करेंगे तो हाइपोटेनस आपका 5 हो सकता है, अगर बेस 4 है और आपका परपेंडिकुलर। एक चीज समझ लीजिएगा, कभी भी
बेस और परपेंडिकुलर ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, बट इन दोनों की कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों ही हाइपोटेनस से ऑलवेज छोटे होंगे, ये ध्यान रखना। और इसमें वही कंडीशन गलत हो रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बेटा, तो ये गलत हो रहा है। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि ये 4 है मेरा और ये 3 है, तब भी पॉसिबल है क्वेश्चन। और कैसे होगा पॉसिबल, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा, और ये बचेगा मेरा 7 इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आ जाएगा √7, ये पी का वैल्यू आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्वेश्चन सही नहीं है। आगे देखिए, गिवन दैट है बेटा आपको साइन का वैल्यू a अपॉन बी, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है। जब भी मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये मेरे मुंह से कई बार निकलेगा और मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान हरा भरा होना चाहिए। P अपॉन एच मतलब साइन का वैल्यू होता है, ये कॉस का वैल्यू होता है, ये टेन का वैल्यू होता है। तो साइन थीटा का मतलब मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और साइन थीटा होता क्या, पहले वो लिख देता हूँ P अपॉन एच, और क्वेश्चन में गिवन है कि A अपॉन बी है। अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है और मुझसे वैल्यू पूछा जा रहा है कॉस थीटा का, तो देखो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी आगे चले कि आप जब आप आइडेंटिटीज इसकी समझ जाएंगे ना, आइडेंटिटीज आप इसकी समझ जाएंगे तो और फास्ट आंसर निकालेंगे, इसको फिर इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी अपॉन एच। तो एच का वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, बी है, बट बेटा बेस नहीं पता है। तो बेस का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। हाइपोटेनस कितना है, तो बी स्क्वायर है, माइनस पी कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली ये मेरे पास आंसर आ रहा है। अब इसको मैं वैल्यू को यहाँ पे रखना चाहूंगा, तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है बेटा, मेरी कॉस थीटा, यानी कि रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, और आप अब किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीजें पता चल चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ए एंगल 30 डिग्री है और बी एंगल 90 डिग्री है। तो मैं ये बना भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए ट्राइंगल बना के दिखाने में। ये ट्राइंगल हो गया, ए का वैल्यू कितना है, यानी बी को मैं यहां पर बोल सकता हूं सर ये 90 डिग्री है, और ए का वैल्यू मैंने यहां पर बोल दिया कि 30 डिग्री है। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, आप ही बता दीजिए मुझे, बचा हुआ एंगल कितना होगा। और एसी का वैल्यू देखिए ध्यान से, एसी का वैल्यू कितना दिया बेटा, ये 6 दिया है, एसी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एक्चुअल में ये 60 डिग्री हो जाएगा, कैसे, ये 90 30 120 और 60 को प्लेस किया तो 180 हो गया। और अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का ही तो फॉर्मूला होता है इसका। वो फॉर्मूला देखिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मेरे पास बेस नहीं है, मुझे हाइपोटेनस पता है, तो बेस इंटू हाइट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने अभी बताया नहीं आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर नहीं बताया है तो देखिए मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। थोड़ी देर के लिए वैल्यूज को समझ लेना कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, साइन थीटा का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा का वैल्यू सर आपने पी अपॉन एच बताया था, और मैं यहां पर 30 डिग्री लिख रहा हूं, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच ही होगा। पी का वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट एच का वैल्यू पता है सर, 6 सेंटीमीटर है, कोई डाउट तो नहीं है। साइन 30 की वैल्यू थोड़ी देर के लिए आप लर्न कर लीजिए, मुझे पता है, आपको भी नहीं पता है। सर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। एक्चुअली ये क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक का था, ये पहले दे दिया, ठीक है। 1/2 है, और यहाँ पर पी अपॉन 6 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या वैल्यू आएगा, 6 इधर जाएगा तो 6/3 इक्वल टू पी आ जाएगा। तो पी का वैल्यू आ गया बेटा 2, इसका मतलब पी का वैल्यू तो 2 होगा सर। अब पी का वैल्यू 2 मुझे मिल गया, तो मुझे बेस भी मिल जाएगा सर। बेस क्यों नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 32 रूट के अंदर आएगा। तो रूट के अंदर 32, रूट के अंदर 32 जो है बेटा मेरा बेस आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे निकाल दिया, तो आप निकाल देना बेटा, 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर करके इसका निकाल देना, बेस आ जाएगा आपका। और ये 36 होगा माइनस 4 होगा, सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर कितना आएगा, 32 आएगा। 32 आ गया, बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, हाइट है ये ध्यान रखना, हाइपोटेनस नहीं है, तो हाफ इंटू बेस कितना है √32 और हाइट कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट के अंदर 32, रूट के अंदर 32, इसको सॉल्व करिए, √32 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, √32 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 16 √2 आपका आंसर आ रहा है, 16 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। 6 सेंटीमीटर AC का वैल्यू गिवन था, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया इस तरीके से ऑप्शन में गिवन नहीं है, नहीं 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 16 √2 नहीं आएगा, 16 √2 नहीं बेटा, 32 को स्प्लिट कर दीजिए 16 इंटू 2 में, 16 का आ जाएगा 4 √2 आएगा आंसर, 4 √2 इसका एरिया आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन में 4 √2 कहीं पे नहीं दिया हुआ है, कहीं पर भी 4 √2 नहीं दिया हुआ है। ये आंसर एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं फॉल्ट तो नहीं किया। ए को मैंने 30 डिग्री बनाया बेटा, बी को मैंने 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, AC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, और एरिया आपसे पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मैंने बेस को कैलकुलेट किया, बेस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस थीटा का यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू B/H लिख सकते हैं बेटा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। बी का वैल्यू मुझे नहीं पता है, एच का वैल्यू मुझे पता है, 6 इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा, 3 √3 इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू आ रहा है बेटा 3 √3। ओके 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 ओके, बाई मिस्टेक क्या हुआ, बाई मिस्टेक क्या हुआ, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 है, P/H लिख दिया मैंने, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 6 इधर गया, अरे बेटा ये दे 3 लिख दिया मैंने, एक्चुअली ये 3 था, P का वैल्यू कितना था 3 था, P का वैल्यू 3 था, यहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, ये 2 से डिवाइड करना था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ठीक है। P का वैल्यू 3 आएगा, P का वैल्यू जैसे ही 3 आएगा बेटा तो अब आप निकाल सकते हो 3 का स्क्वायर होता है कितना 9 हो जाएगा, 9 को अगर 36 से माइनस करेंगे तो 27 आएगा, और 27 को अगर बेटा ये हो जाएगा 9, ये बचेगा रूट के अंदर 27, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 √3 आएगा, अब आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे बेटा क्या, वापस इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार, 1/2 3 √3 इंटू 3, तो कितना आ रहा है बेटा 9 √3 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बाई मिस्टेक यहां पर जो गलती हुई इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा था, 9 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13 आपको गिवन है, ये वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क्स में, कैसे करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू मुझे पता है 12/13 होता है, और यही वैल्यू मुझे पता है कि P/H के इक्वल होता है, यानी कि P का वैल्यू 12 है और H का वैल्यू 13 है, तो एक ट्रायंगल मैंने थोड़ी देर के लिए बना लिया, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये आपका एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर मेरा 12 हो गया, हाइपोटेनस मेरा 13 हो गया। बेटा इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और बेस का वैल्यू निकालेंगे, मुझे एक्चुअली बेस का वैल्यू पता है क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट मुझे पता है, तो ये 5 आ जाएगा, जैसे ही ये 5 आ गया आप कैलकुलेट करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल देना वैल्यू, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या आएगा, मुझसे पूछा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो पहले मुझे साइन टेन इन सब की वैल्यू निकाल के रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रख देता हूँ। cos थीटा की वैल्यू होती है P/H, तो B का वैल्यू कितना है 5, और 5/13 आ गया cos थीटा का वैल्यू। tan थीटा का वैल्यू निकाल के रख देते हैं, तो ये होता है सर P/B, तो P का वैल्यू कितना है सर 12 और B का वैल्यू कितना है 5, ये मेरा इसका वैल्यू हो गया, दोनों वैल्यू निकाल दी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5/13 प्लस 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 12/5 डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैल्यू कितना था 12/13 और प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना था 12/5 एंड साइन थीटा का वैल्यू कितना था 12/13, यही था ना, साइन थीटा का वैल्यू 12/13। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा देखो, 2 5 10,
10/13 आ गया। ऊपर कितना आएगा बेटा? 36/5 आएगा। नीचे क्या आने वाला है? इसको तो 12/13 ही लिखेंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा? 144/13। दोनों का वैल्यू नीचे 13 है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। 13 5 जा 65 होता है। 13 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 से 10 मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। उसके बाद प्लस 5 से 13 आ गया, 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 36 जा 78, 13 3 जा 39, 39 प्लस 7 को प्लस किया तो बेटा 46 आ गया। इसके बाद इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 156 आएगा और डिवाइडेड बाई 13 आएगा। 13 से इसको कैंसिल किया तो 5 आ गया। ऊपर वाला दोनों को प्लस किया तो कितना हो रहा है? जरा देखिए, 518, यही आएगा ना? यही आएगा, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद डिवाइड बाई 1, ये वाला 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 156। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल दीजिए कितना आ रहा है। एक बार देखिए जरा, इसको कैंसिल करते हैं किससे? 4 से कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला 4 से नहीं होगा। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा, एंड ये कितना है? 5 इंटू 2 से कैंसिल किया तो 2 7 जा 14 एंड 1 2 8 जा। अब देखिए जरा 13 से कैंसिल हो रहा है क्या? ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है? 259/102 नहीं, 259 नीचे 5 भी है मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। 259 वापस एक बार चेक कर लीजिए, वैल्यू में कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ है बेटा। साइन थीटा का वैल्यू पी अपॉन एच आपको गिवन है, पी का वैल्यू 12 है, एच का वैल्यू 13 है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। बी का वैल्यू 5 आ गया। इसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी अपॉन एच यानी 5/13 हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी अपॉन बी यानी कि 12/5 हो गया। क्वेश्चन के अंदर पुट किया तो 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 प्लस 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू 12/5। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। फिर उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू 12/13 प्लस टेन थीटा का वैल्यू 12/5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 12/13। दोनों को सोल्व किया, ये 10/13 आ गया, ये 36/5 आ गया। इसको सोल्व किया 12/13 प्लस ये कितना हो जाएगा? 144 अपॉन, हो यही मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया बेटा, ये आएगा 65। कितना आएगा यहाँ पे? 65 आएगा। 13 5 जा 65। यही चीजें तो बेटा क्वेश्चन को छोटी छोटी चीजें गलत करा देती हैं, ध्यान दे के चलना पड़ता है, ठीक है। ऊपर वाले को सोल्व किया, एलसीएम आ गया 65 यानी कि ये हो गया 50, और ये कितना हो रहा था? 468 हो रहा था। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो इसका भी 65 आएगा, ठीक है। ये 13 5 जा और 12 5 जा 16 के बाद प्लस ये 144, ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर वाला कितना आ रहा है? दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 518 आएगा। नीचे वाले को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? यही तो आएगा। 2 से कैंसिल कर दीजिए दोनों को, 2 से कैंसिल किया तो कितना आ रहा है? 259 आ गया ऊपर वाले का, नीचे वाले का कितना आ गया? 102 आ गया। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 259/102। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल है एट क्यू। तो एक ट्राइंगल में बना देता हूं आपके लिए, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं बेटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एट क्यू पर है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू आर ट्राइंगल बना देते हैं, और पी आर माइनस पी क्यू दिया है, तो क्यू आर का वैल्यू 3 है। क्यू आर, इसको मैं आर बोल देता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझना। उसके बाद पी आर माइनस पी क्यू, तो ये तो पी हो गया, पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द साइन आर, कोस आर एंड टेन आर। मैं क्या बोल देता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा। पी आर में से अगर पी क्यू को माइनस किया तो 1 आ रहा है। अगर ये मेरा x है, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये मेरा x है यानी कि पी क्यू की वैल्यू x है, तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू को इधर ट्रांसफर कर दो, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। इसका मतलब पी आर का वैल्यू हो गया 1 प्लस एक्स। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसको मैंने बोल दिया x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, एक ही बात है। किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए, अब मैं क्या करता हूं, एक्चुअली वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूं। पहले इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूं, कैसे वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, x प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 9 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। फॉर्मूला ओपन किया मैंने, क्लियर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इधर आ गया तो सर ये 8 हो गया और ये 2x हो गया। x का वैल्यू यहाँ से सर मुझे पता चल गया 4 आ गया। जैसे ही x का वैल्यू 4 पता चल गया तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा मेरा 4 और ये हो जाएगा बेटा मेरा 5, हाइपोटेनस 5 हो गया, ठीक है। और बेस मुझे ऑलरेडी पता था कितना है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मुझे फाइंड करना है क्या बेटा, साइन आर, उसके बाद मुझे फाइंड करना है कॉस आर, उसके बाद मुझे फाइंड करना है टेन आर। ध्यान से समझिएगा जरा, आर अगर फाइंड करना है तो ये एंगल है, इसको आर बोला जाएगा। इसको फाइंड करना है तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पी अपॉन एच होता है, इसके लिए बी अपॉन एच होता है और इसके लिए पी अपॉन बी होता है। पी का वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कितना है बेटा, पी का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू 5 है, तो पहला आंसर आपका आ चुका है। दूसरे आंसर की अगर मैं बात करूं तो बेस का वैल्यू बेटा मेरा 3 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, ये मेरा दूसरा भी आंसर आ चुका है। तीसरा आंसर यानी कि परपेंडिकुलर मेरा 4 है और बेस आपका कितना है बेटा 3 है, ऑप्शन नंबर यानी कि मेरा आंसर 3 भी आ चुका है। ये सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर दी। इस तरीके से जब आप वैल्यू निकालते हो तो आपको कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको फंडा बताया ना, अगर डिफरेंस इस तरीके से दिया जाता तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्लियर होगी चीजें। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन क्या है, 10 3 10 इक्वल टू 4 है, प्रूव दैट। तो पहले तो मैं इसी को बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं। 10 ए का वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगा, तो 10 ए का वैल्यू हो जाएगा सर 4/3। इसका मतलब 10 ए का वैल्यू मुझे पता है, पी अपॉन बी होता है, तो परपेंडिकुलर मुझे पता है और बेस मुझे पता है। जब किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस पता होता है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, बार बार आप वही सॉल्व कर रहे हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता चल गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा और आरएचएस के बराबर मेरा आंसर आना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रूव दैट। चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करने से पहले सेक ए कोसेक ए सेक ए कोसेक ए का वैल्यू निकाल देते हैं। तो सेक ए का मतलब क्या होता है, सेक ए का मतलब यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस बी अपॉन एच था तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा। फिर मुझे कोसेक ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो बेटा साइन का रेसिप्रोकल है, साइन पी अपॉन एच होता है तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। किसी को डाउट है, एच का वैल्यू कितना है बेटा 5 है, बी का वैल्यू कितना है 3 है, एच का वैल्यू 5 है, पी का वैल्यू कितना है बेटा 4 है। ये वैल्यू मुझे दोनों पता चल चुकी हैं। इन दोनों वैल्यू का इंप्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन में करेंगे हम। अब यहां पर वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जरा देखिए। सेक ए का वैल्यू अभी भी निकाला 5/3 है, माइनस कोसेक ए का वैल्यू अभी भी निकाला 5/4 है, डिवाइड में ये भी रूट के अंदर ही है, पूरा रूट के अंदर करो या सेपरेट करो एक ही बात है। सेक ए का वैल्यू फिर से 5/3 और इस बार प्लस है 5/4, दोनों को सोल्व कर देते हैं। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। मैं कंप्लीट रूट लगा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 12 एलसीएम आ गया, ये 4 इधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस ये 3 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका भी एलसीएम निकाला मैंने, कितना आ गया 12 आ गया। इसकी भी कहानी वही होगी, केवल इस बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 12 से 12 खत्म हो गया, ऊपर कितना आ रहा है बेटा 5 और नीचे कितना आ गया बेटा 35। ये रूट के अंदर आएगा, कैंसिल आउट किया तो कितना 1/7 आएगा रूट के अंदर। फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ 1/√7, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ आपको यहाँ पे आके बोल देना है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या, आप सॉल्व करके दिखा सकते हो, है कि नहीं पोटेंशियल आपका, बताइए। तो चीजों को समझ पा रहे हैं मैं कर क्या रहा हूं, आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका भी। तो मैं देखिए साइन का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, तो साइन का वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूं। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू P/H होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। उसके बाद साइन के बाद कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू सेक का अपोजिट हो जाता है यानी कि 3/5 हो जाएगा। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन में जैसे ही मैंने पुट किया तो बेटा देखिए क्या हो गया, रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या 4/5 अपॉन 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या 3/5। दोनों को सॉल्व किया, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो ये एलसीएम 5 आ गया, ये 5 इधर जाएगा -4 आ जाएगा, नीचे एलसीएम 5 आएगा। यहां से देखिए ये 5
नीचे वाला भी एलसीएम क्या आ गया, 5 आ गया। 5 इधर जाएगा, 5 + 3 आ जाएगा, ये पूरा रूट के अंदर है। ठीक है बेटा, ऊपर कितना आ गया 5 - 1, 5 - 4 1 आ गया, 1/5, और ये कितना आ गया 8/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया 1/8 रूट के अंदर आ गया, 1/8 रूट के अंदर आ गया। एक्चुअल में ये जो 2 है ना, वो इस तरीके से यहाँ पर है, ऐसे 2√2, ये 2 रूट है, ये 2 इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो चुका है, हेंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन ही मैं आपको बताने वाला था, ये रिलेशन ही आपको बताने वाला था। क्या बताने वाला था, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता चुका हूं साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, एंड कॉट थीटा के बारे में, और सेक थीटा के बारे में, एंड कोसेक थीटा के बारे में। ये सारे एंगल बता चुका हूं, इसकी वैल्यू बता चुका हूं, इसका रेशियो, सबका रेशियो भी आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है वो देखिए। मैंने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट। वही चीजें मैंने यहां पे लिखा है। टेन को मैं लिख सकता हूं 1/cot, यानी इसका रेसिप्रोकल ही 10 होता है, और कॉट को लिख सकता हूं 1/10। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ये होता है और इसका रेसिप्रोकल ये, ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल ये हो गया, और कोसेक थीटा का ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, अब आपको यहां से एक चीज और मिल गई कि अगर मैंने साइन और कॉस दोनों का रेशियो निकाला, साइन थीटा का और कॉस थीटा का रेशियो निकाला, तो देखिए साइन को मैंने क्या लिखा था P/H, कॉस को क्या लिखा था मैंने B/H, और अगर H से H कैंसिल हो गया तो मुझे मिल गया P/B। इसका मतलब ये वैल्यू तो सर मैंने टेन थीटा के लिए पढ़ा था, तो बेटा साइन अपॉन कॉस का वैल्यू होता है टेन थीटा, ये भी आपको याद रखना है। ये थे ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज। इसके बारे में अगर आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो देखो, इसको भी समझ लीजिए पहले। साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैक्स है, और ये वाई डैश है। यहां पर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना, इसलिए एक्सिस की बजाय हम इसको क्या बोलेंगे, ये है मेरा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। 90 को मैंने यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो π/2 लिखा है, ये पाई नहीं, ठीक है, π/2 लिखा है 90 डिग्री को। अब आप बोलेंगे सर ये पाई कहां से आ गया, तो मैंने आपको बताया था पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अगर 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे, 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे तो 1/80 पाई हो जाता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मुझे 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए, 90 डिग्री का, तो मैं डिग्री की बात निकालूं तो डिग्री कैसे निकालेंगे, देखिए पाई रेडियन इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 180 इधर आ जाएगा, तो π/180 हो गया। अगर मुझे 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो यहां पर π/180 इंटू 90 करना पड़ेगा। 90 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/2 इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो π/2 हो जाता है। और वही चीज यहां पर मैंने बताई है बेटा। फिर ये 180 है तो इसको तो पाई बोलते हैं डायरेक्ट, 270 को 3π/2 बोलते हैं, और 360 को 2 पाई बोल देते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये 0 डिग्री और 360 दोनों सेम होते हैं, क्योंकि सर्किल में आप जब यहां से स्टार्टिंग करके वापस यहीं आ जाते हो तो वो 360 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। देखिए साइन का रेशियो मैंने क्या बताया था, इधर देखिए जरा, साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया था, कोसेक बताया था। इसीलिए साइन और कोसेक के दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली और ओनली यहां पर ये कॉस होगा बेटा, कॉस होगा, ध्यान से समझ लेना, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो सर इसका मीनिंग क्या है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मीनिंग ये है बेटा कि अगर इन रेशियोज के अलावा कोई अदर रेशियो इस क्वाड्रेंट में अपना वैल्यू निकालेगा तो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की निकालूंगा, साइन और कोसेक के अलावा सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये बात समझ में आ रही है। अभी मैं इनका वो भी बताऊंगा आपको, वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, कैसे वैल्यू नहीं चेंज करते हैं। 90 डिग्री ये चेंजिंग लाइन होती है, इसको चेंजिंग लाइन बोलते हैं बेटा, और इसको नो चेंजिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है, इसको
नो चेंजिंग लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ जाए। लेक्चर का टाइम कितना हो गया बेटा? चलिए 1 घंटे का हो गया। एक घंटे का लेक्चर हो चुका है बेटा। चलिए कोशिश करेंगे, ये लेक्चर मैं भी आपको होमवर्क में देने वाला हूँ कुछ चीजें। चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? कॉस ए का और सेक ए का मल्टीप्लाई 1 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई सेक ए के साथ करूंगा तो ये कैंसिल होके 1 ही तो आंसर आएगा। पहला वाला करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, पहला वाला ट्रू है। साइन का कॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अभी अभी बताया था साइन का कोसेक के साथ होता है। साइन ए प्लस कोसेक ए 1 नहीं होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है, प्लस करने पर 1 नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना कभी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सेक ए और कॉट ए ये भी नहीं बताया, सेक का मैंने कॉस के साथ बताया जो यहाँ पे है, कॉट का मैंने टेन के साथ बताया था, साइन का कोसेक के साथ बताया था। इसका मतलब ये जो है वो केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, इफ 7 tan थीटा इक्वल टू 4, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 4/7 आ जाएगा। इसका मतलब P और B दोनों का वैल्यू मुझे मिल गया। H का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं ट्राइंगल के अंदर। P कितना है बेटा 4 है, H कितना B कितना है 7 है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। दोनों को अगर प्लस किया तो कितना आ गया 16 + 49, यानी कि 16 + 49 ये रूट के अंदर होगा और आपका हाइपोटेनस आ जाएगा। का मतलब ये रूट के अंदर 65 आपका वैल्यू किसका है, हाइपोटेनस का है। अब यहां पर मैं वैल्यू क्या निकालना चाहता हूं, साइन थीटा क्या होता है, तो मैं देखो डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू पुट करता हूं। 7 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है, -3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है, अपॉन 7 प्लस साइन थीटा यानी कि P/H, -3 इंटू कॉस थीटा क्या, B/H। अब वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। 7 इंटू P/H, P कितना है बेटा, P 4 है, H कितना है √65 है। इसके बाद -3 इंटू B/H, B कितना है बेटा 7 है, अपॉन H कितना है √65 है। उसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 7 इंटू P/H, वही कहानी आएगी 7 इंटू 4/√65। यहाँ पर इस बार यहाँ भी यहाँ प्लस है, ध्यान रखना यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, ये वही आ गया वैल्यू। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए जरा, ये 28 हो गया, 28/√65 हो गया, माइनस ये 21 हो गया अपॉन √65 हो गया। इसके नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 28, ये प्लस ये 21, ये 65, दोनों का एलसीएम तो 65 है ही ना, इधर भी 65 एक ही लिख सकते हो आप, ठीक है। 65 से 65 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया बेटा 7, और नीचे कितना आ गया, दोनों को अगर प्लस किया तो 9 + 4 49, 7 से कैंसिल किया तो 1/7 आपका आंसर आ गया। 1/7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, sec 270 डिग्री माइनस ए, sec 90 डिग्री माइनस ए, tan 270 माइनस ए, और tan 90 प्लस ए। अब ध्यान से समझिए, मैं चेंजिंग और नो चेंजिंग की वैल्यू क्या बता रहा था, जैसे मैंने ये अभी आपको बताया, यहां पर वापस देखिएगा, यहां पर देखिए 90 डिग्री के बाद जैसे मैंने लिखा cos 90 प्लस थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 90 डिग्री में मैंने समथिंग प्लस किया है और मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, ये जो 90 डिग्री और ये 270 डिग्री जो है बेटा, वो रेशियो का जो चेंजिंग होता है वो चेंज कर देते हैं। कैसे, साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं और इसकी वैल्यू आ जाती है बेटा, साइन को सॉरी कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं तो ये बन जाता है साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आया इसलिए ये पॉजिटिव होता है। नहीं समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक चीज समझ लीजिए पहले, जो 90 डिग्री होता है और 270 डिग्री वाला जो लाइन है, ये चेंजिंग लाइन है। ये कैसे चेंज करता है, अगर मैंने कहीं लिखा है साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, मैं बताऊंगा दोनों चीजें, tan 90 प्लस माइनस थीटा, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा, माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब चेंजिंग क्या होता है, तो बेटा साइन को चेंज करता है कॉस में और कॉस को चेंज करता है साइन में। क्या समझ में आया, फिर ध्यान से देखिएगा, टेन को चेंज करता है बेटा कॉट में और कॉट को चेंज करता है टेन में।
इसी तरीके से सेक को चेंज करता है बेटा कोसेक में, और कोसेक को चेंज करता है सेक में। ये जो लाइन है वो इस तरीके से रेशियोज को चेंज कर देती है। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली वही बताने वाला था। देखिए यहां पर लिखा है सेक 270 डिग्री, मैं वो लाइन वापस बना देता हूं। ये लाइन थी, यहां पर 90 डिग्री था और यहां पर 270 डिग्री था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ठीक है, 270 में से अगर समथिंग माइनस किया तो मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। और थर्ड में मैंने बताया था या तो 10 पॉजिटिव होता है या फिर कॉट पॉजिटिव होता है। ध्यान से समझना, 90 माइनस ए किया तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। फिर ध्यान से देखिए 270 माइनस ए और 90 प्लस ए। 90 प्लस ए अगर किया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा, अब वो देखिए सेक को चेंज किस में करेंगे, कोसेक में। तो ये तो बन गया कोसेक। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा? तो सर 270 से माइनस करके मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सर ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका, सेक, सेक का मल्टीप्लाई, सेक को चेंज 90 फिर से कर देगा तो ये बन जाएगा कोसेक। कोसेक बन गया और ए बन गया। 90 माइनस ए किया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। किसी को डाउट तो नहीं है? माइनस का साइन है, 10 को 270 माइनस ए किया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 10 का वैल्यू जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन चेंज हो जाएगा तो ये कॉट में, तो ये बन गया कॉट ए। यहां पर फिर देखिए 10 90 प्लस ए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो सेकंड में तो सर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, 10 का तो कॉट हो जाएगा, तो ये कॉट तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो किस तरीके से देखिए जरा, तो ये कॉट ए हो गया नेगेटिव, उसके बाद प्लस 1। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, कोसेक और कोसेक का मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए बन गया, कॉट और कॉट माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस कॉट स्क्वायर ए बन गया और प्लस 1 हो गया, कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये बेटा एक एक्चुअली आइडेंटिटी का है क्वेश्चन, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आइडेंटिटी का क्या है वो मैं बता देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैंने माइनस इसमें से कॉमन निकाला तो बेटा ये जो कोसेक है ये तो पॉजिटिव बन जाएगा और कॉट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, और ये प्लस 1। फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए केवल ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, दोनों को कैंसिल करके आंसर आ गया 0। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टी यूज किया गया है, इसकी वैल्यू 1 होती है, मैं प्रूफ कराऊंगा आगे चल के इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, आगे सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत अच्छी चीज बता दी गई बेटा आपको, क्वाड्रेंट के बारे में आपको सब पता है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैं क्या करूंगा, साइन थीटा का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, कितना है बेटा 24/25 है, इसका मतलब मुझे P पता है और आपका H पता है, मैं B यहां से निकाल सकता हूं। एक्चुअली मुझे तो ये लर्न है, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप लर्न कर लेना। B का वैल्यू आएगा 10, कितना आएगा बेटा 25 का स्कोर 625, सॉरी 7 आएगा, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 7 आ जाएगा। बेस का वैल्यू हो गया 7, मुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट लर्न है, आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब मुझे क्या करना है, मुझसे पूछा सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ध्यान से समझना, क्वाड्रेंट में सेकंड में है आपका एंगल, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बेटा सेकंड में ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो गया, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि H/B हो जाता है। इसके बाद ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये P/B हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस दोनों के सामने है, माइनस को कॉमन निकाला तो H/B और प्लस P/B। फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं माइनस H/P, यानी H प्लस P/B। किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा। H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू 25 है सर, तो 25 प्लस P का वैल्यू कितना है सर 24 है, और B का वैल्यू कितना है सर 7 है। फाइनली मेरे पास -49/7 आ गया, कैंसिल किया तो -7 आ गया, -7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ टेन थीटा इज -4/3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का वैल्यू इफ टेन थीटा इज,
टेन थीटा का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है बेटा, -4/3 है। माइनस का मतलब ये हो गया कि ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन कहाँ पर नेगेटिव होता है? सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। चलिए, तो मेरे से क्या पूछा है, हर एक रेशियो की दो वैल्यूज मिलेंगी, हर एक रेशियो की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि मुझे इसका क्वाड्रेंट पता है, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है या बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड और फोर्थ दोनों के लिए हर किसी की वैल्यू निकालेंगे। तो आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा तो ये होता है P/H। मुझे पता है P का वैल्यू कितना है, 4 है, और बेटा B का वैल्यू पता है मुझे 3 है, तो H का वैल्यू मुझे पता चल गया 5 होगा। साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो आंसर कितना आएगा, 4/5 पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -P/H, यानी कि -4/5। मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी कि एक आंसर तो पॉजिटिव रहेगा और एक आंसर मेरा नेगेटिव रहेगा। तो मैं यहां पर देख सकता हूं 4/5 ही होगा आंसर, तो 4/5 एंड 4/5 करेक्ट है। -4/5 बट नॉट, ये तो गलत हो जाएगा, दोनों ही आंसर होने चाहिए। दिस 4/5 और -4/5 ये भी करेक्ट है। तो पहले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, और नहीं बेटा, हाँ ये वाला बट नॉट, ये भी गलत है। अब देखिए इस दोनों में, देखिए इन दोनों में क्या है, दोनों वैल्यूज दे रखी है, -4/5 +4/5, बट फर्स्ट कंसीडर करते हैं +4/5 को, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े बेटा, लेक्चर का टाइम बहुत हो गया है, 1 घंटा 11 मिनट हो गया। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला भी होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट बेटा, और बहुत एनर्जी के साथ हमने ये लेक्चर पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ उसमें हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेंगे, इस प्लेलिस्ट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट के साथ ट्रिग्नोमेट्री का। जय हिंद, जय नवोदय, बाय बाय।